नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूं हरियाणा में पलवल ज़िले के सीहोल गांव में, जहां पर धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जहां पर बनाया गया है, तैयार किया गया है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं लैब टू लैंड, ये इंटीग्रेटेड सेंटर है। ये सिर्फ एक लैबोरेटरी नहीं है, इसके साथ लैंड को अटैच किया गया है और ये किसानों के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेगा। एक दूसरी बात यहाँ पर यह भी कही गई कि जिस तरह से जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उस समय जिस तरह से केमिकल फार्मिंग की ज़रूरत थी, केमिकल पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी, तब उस दौर में उस तरह का काम किया गया। अभी यहाँ पर साथ के साथ बायोविंग जो है वो तैयार किया गया है। धानुका कितने तरह के बायो सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, वो भी एक बात हम जानने की कोशिश करेंगे धानुका के चेयरमैन से। और हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में सेफेस्ट फार्मिंग को लेकर के उनके दिमाग में और क्या क्या प्लान है। इस सेंटर से हम किसानों को क्या चीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसानों को उसकी मिट्टी की जांच, उसकी पानी की जांच और उसके बाद उसको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी फसल आगे लगाएगा और उसकी मिट्टी में किस प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। हमारे किसान आज सही प्रकार से फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज़ नहीं करते और उसमें उनका खर्चा हो जाता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो आज जो हमारी मिट्टी की जो पोरसनेस है, या जिसको हम कहते हैं कि पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता है, या जो बायोमास है वो % हो गया बायोमास। और जब तक 1% से नीचे बायोमास होता है ज़मीन का, तब तक उसमें अच्छी पैदावार नहीं होती। बायोमास बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइज़र, ग्रीन मैन्योरिंग, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र, ये सारे ज्ञान हम किसानों को लैब में भी दिखाने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में भी दिखाने जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि बायो, तो बायो आने वाला एक भविष्य है और जिसके ऊपर भी हमारी डेडिकेटेड अलग लेबोरेटरी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाई है। आज बायो लैब में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बायो लैब में प्रवेश करने के लिए उसको एयर शावर से गुजरना है, उसके प्रोटोकॉल है, उसी के हिसाब से कोई बायो लैब में जा सकता है। क्योंकि बायो लैब में जरा सी भी कंटेमिनेशन हो जाए तो रिसर्च के रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ सकता है। का कहना है कि बायो को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मेरा कहना है कि दोनों में बैलेंस करना चाहिए, जैसी आवश्यकता हो। यानी कुल मिलाकर जो फार्मिंग के, जो खेती के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस लैबोरेटरी और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ फील्ड है उसमें जो लगातार एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और उनके जो नतीजे आएंगे वो यहाँ हरियाणा के किसान, पलवल के किसान वो उनके साथ कनेक्ट होंगे और जाहिर तौर पर वो उससे जो अनुभव लेंगे उसे अपने खेतों में भी अप्लाई करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं यहाँ की लैबोरेटरी में। ये धानुका एग्रीटेक का रिसर्च सेंटर है और उसका एक केमिस्ट्री विंग है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है उनकी फार्मूलेशन होती है और बहुत सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरह की सब चीज़ें तैयार होती हैं और ग्रोथ प्रमोटर भी तैयार होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर भी तैयार होते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि जो जिस तरह से खेती में एडवांसमेंट बढ़ रहा है, किस तरह से परंपरागत तरीके से जब इस तरह के पेस्टिसाइड यूज होते थे उनमें किसानों को ज़्यादा उसका नुकसान होने की संभावना रहती थी, फसलों को उसका नुकसान होने की संभावना रहती थी। यानी वहाँ पर जो उसका एसेंस है वो ज़्यादा रह सकता था और उसकी वजह से जो हमारा खाद्य है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जाती थीं। और धीरे धीरे उसे लेकर के धानुका ने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो कैसे यूज़र फ्रेंडली हों, इको फ्रेंडली हों, कैसे वो लेस टॉक्सिक हों, कैसे वो कम से कम यूज़ हों, इन सारी चीज़ों पर क्या क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पहले जैसे खाद्यान्न की उपज जो बहुत कम थी,
तो किसान जो शुरू में पेस्टिसाइड यूज़ करता था वो ग्रैनुअल्स या डस्टिंग पाउडर्स होते थे, लेकिन ज्यों-ज्यों समय अनुसार धान का भी शुरुआत में ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने से हम लोगों ने कई तरह की फॉर्मुलेशन को इम्प्रूवमेंट करा है, जिसकी कंजम्पशन पर एकड़ कम हो, यूज़र फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक वेटेबल पाउडर है जो पहले पानी में घोल के किसान इसको स्प्रे करता था, क्योंकि इसके बनाने में डस्ट जनरेट होता था और जो डेफिनेटली ह्यूमन एक्सपोजर भी इसका होता था। धीरे धीरे समय के साथ इसकी टेक्नोलॉजी बदली और हम लोगों ने इसके बाद ये प्रोडक्ट बनाई, जैसे वेटेबल ग्रैनुअल्स है। ये ग्रैनुअल्स जो हैं पानी में वैसे ही घुल जाते हैं जैसे डस्टिंग पाउडर है, डिस्पर्स हो जाते हैं और ये फार्मर स्प्रे करता है। इसमें ह्यूमन जो आदमी यूज़र है उसको डस्ट का एक्सपोजर नहीं है और ये यूज़र फ्रेंडली फॉर्मुलेशंस है। इससे पहले एक बहुत पॉपुलर फॉर्मुलेशन बना करती थी जिसे हम ईसी फॉर्मुलेशंस कहते हैं। जैसे ये धान में हमारी एक प्रोडक्ट है क्रेस, जिसको हम डालते हैं। ये देखने में इस तरह की है, ये पेट्रोलियम ऑयल फ्रैक्शन में बनाई जाती है, जो कि फ्लेमेबल भी है और फाइटोटॉक्सिक भी हो सकता है और यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत मात्रा में हिंदुस्तान में बनाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ज़्यादातर फॉर्मुलेशन अब पानी में बनानी शुरू करी है, जिसे इस फॉर्मुलेशन है सस्पेंशन कंसंट्रेट है। ये पानी में ही केमिकल्स बनाए हुए हैं जो कि फार्मर यूज़ कर सकता है। ये जो मेरे हाथ में दवाई है ये खासकर बीज के ऊपर लगाई जाती है, जिससे कि बीज की सुरक्षा हो सके और उसको पौधे को बीमारी ही ना हो। जैसे हम बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन देते हैं, उसी तरह अगर बीजों को इससे हम ट्रीट कर देंगे तो उसको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टीका हो गया एक तरह, टीके की तरह, ये पोलियो के टीके की तरह काम करती है। इसे हम सस्पेंशन कंसंट्रेट कहते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग धान का एग्रीटेक रिसर्च सेंटर में हम लोग नए मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं, नई फॉर्मुलेशन बनाते हैं, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन अलग अलग बनाते हैं जो यूज़र फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसको किसान आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है धान का एग्रीटेक में सभी तरह की है। हमारी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ी है। इसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो फसल को बढ़ाएं, उपज को बढ़ाएं किसान की, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ सके, वो भी बनाते हैं। हम दूसरे विंग में आपको बायोलॉजिकल्स में, बॉटनिकल्स में बायोपेस्टिसाइड, बायोफंगिसाइड्स कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ वो भी एक एरिया है, किसान जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी, उसमें क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है जिससे उसकी उपज बढ़े, और पानी जो यूज़ वो कर रहा है फार्म खेती के लिए उसकी क्वालिटी कैसी है, हम वो भी एक सर्विस सेंटर यहाँ सेटअप कर रहे हैं। बिल्कुल, रिसर्च से डेवलपमेंट होता है, रिसर्च का भी डेवलपमेंट होता है और उसी के साथ साथ देश का भी डेवलपमेंट होता है, खेती का, उपज का, उत्पादन का डेवलपमेंट होता है। और इसी डेवलपमेंट की कहानी जो है वो केमिस्ट्री विंग से बायो विंग की तरफ भी चली जाती है, नेचुरल विंग की तरफ भी चली जाती है, और इस कहानी को भी हम आगे की तरफ देखेंगे। ये रिसर्च सेंटर का केमिस्ट्री विंग है और यहाँ पर हमारे साथ कई रिसर्चर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे, उनका संस्थान कौन सा है, उनका बैकग्राउंड क्या है और यहाँ पर वो क्या स्पेशल काम क्या करते हैं, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में हूँ एज ए मैनेजर। यहाँ पे हम नई नई फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, पीजीआर वगैरह सब हम यहाँ पे डेवलप करते हैं, उसमें इम्प्रूव करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट कैसे होता है, कोई एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? इसमें टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन बहुत सारी होती हैं। ईसी फॉर्मुलेशंस हैं, एससी हैं, डब्ल्यूजी हैं, सीएस फॉर्मुलेशन है, जेडसी है और नई नई और भी फॉर्मुलेशंस हैं। मोस्टली जैसे एससी फॉर्मुलेशंस होती है उसमें हम वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन है एससी, उसमें टेक्निकल जो होते हैं वो वाटर इंसोल्युबल होते हैं, वो घुलते नहीं है पानी में, लेकिन हम उनको पानी में घुलने के लिए हम फॉर्मुलेशन रेडी करते हैं। उसमें सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ग्लाइकोल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा होती हैं। वाटर्स होता है ताकि वो फसलों को में यूज़ करे किसान, कोई हार्मफुल ना हो, कोई नुकसान ना हो, यील्ड की ग्रोथ हो।
मतलब रिसर्च के लेवल पर बहुत सारी सावधानियां हैं जिनको एक रिसर्चर जिन पर R&D करता है और उसे पूरी तरह से उसके हर मेजरमेंट को, उसके हर आयाम को मापता है। हमारे साथ एक और रिसर्चर हैं जी, आप अपना परिचय दें और अपना। संजय कुमार मित्तल मेरा नाम है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और MSc केमिस्ट्री से हूँ। बाकी केसवाना यूनिट में धनुका एग्रीटेक लिमिटेड में मेरे को 29 ईयर्स हो गए हैं और मैं एनालिटिकल वर्क और क्वालिटी कंट्रोल पे हूँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर और कई साथी हैं और यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ हाँ जी, आप अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम पुष्कर पांडे है। मेरी क्वालिफ़िकेशन MSc है और मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया हुआ है और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड में मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एज ए डिप्टी मैनेजर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये वो सीनियर लोग हैं जिनकी वजह से ये इंडिजीनियस जो इनिशिएटिव है ये पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। हमारे साथ एक और रिसर्चर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। आप अपना परिचय। सर, मेरा नाम अनिल कुमार त्यागी है। मैं एज ए क्वालिटी मैनेजर धानुका में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एज ए टेक्निकल बैकग्राउंड भी है और मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक्स MSc हूँ और मैंने टेक्निकल सिंथेसिस में भी काम किया हुआ है और धानुका में हम नए मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं जो फार्मर के लिए बड़े ही इक्यू फ्रेंडली हैं। मतलब उनका पोल्यूशन नहीं है, उसमें पानी में डालते ही पता नहीं लगता, वो अपने आप डिस्पर्स हो जाता है और इजीली उसका स्प्रे किया जा सकता है फसल पे और बड़े ही प्रोटेक्टिव उसके रिजल्ट्स होते हैं। बिल्कुल, जब देश में हरित क्रांति हुई थी तो इन रिसर्चर्स का बहुत बड़ा योगदान था, या ये कह सकते हैं आप इनको, ये मेकर्स ऑफ नेशन थे। और अभी ये जो केमिकल विंग है ये धीरे धीरे बायो विंग की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। देश में इस बात की या दुनिया में इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर को बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर तरफ से उसे पूरी तरह से रक्षा कवच कैसे दिया जा सकता है, उसे 100% सेफेस्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो धानुका का जो बायो विंग है, चलते हैं उसकी ओर और वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ खास हो रहा है वहाँ के रिसर्च विंग में। एक समय था जब भोजन लोगों की ज़रूरत थी और आज वो समय है जब शुद्ध भोजन लोगों की ज़रूरत है। उस समय में जब भोजन लोगों की ज़रूरत थी तब जो केमिस्ट्री विंग था, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उनकी भी शायद ज़रूरत थी। लेकिन बदलती हुई दुनिया में आज बायो विंग की ज़रूरत है, बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, बायो पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, बायो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, बायो प्रमोटर्स की ज़रूरत है। और इसलिए धानुका जैसे बड़े इनिशिएटर्स जो हैं उन्होंने भी अपने बायो विंग को फैला दिया है और वो क्या कुछ करने जा रहे हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अजीत सिंह तोमर से। डॉक्टर साहब, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बायो विंग का एक मतलब पंख भी होता है। ये पंख कितना फैलाने की कोशिशें हैं और कितनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश है। जी, ये एक हमारा विज़न है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कैसे जो है हम सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने का मतलब स्वास्थ्य भी है, सुरक्षित रखने का मतलब क्वालिटी फूड भी है और स्वस्थ रखने का मतलब रेसिड्यू फ्री फूड भी है। तो बायो पेस्टिसाइड्स का यदि आप देखेंगे, जो आज कल बहुत बड़ी चर्चा का विषय है हमारे देश में और विदेशों में भी, कि भाई हमारा जो पेस्टिसाइड है, जो फूड है, वो पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए। यदि आप पेस्टिसाइड का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव है ही नहीं। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड का सही तरीके से इस्तेमाल करना किसानों को नहीं सिखाया गया है? नहीं, ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन उनको जो ज्ञान है कि कैसे इस्तेमाल करना है, इस मिशन को भी मैंने जब भारत सरकार में मैं जॉब करता था तो वहाँ पे हमने मिशन चलाया था कि भारत के जो किसान हैं उनको ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका ज्ञान अधूरा है। हम बायो की बात कर रहे हैं जहां पर किसी तरह के नुकसान की संभावना ही नहीं है, उसको लेकर के इनिशिएट जो है वो किस तरह के? जब 1997 में हमने 500 ट्रायल फार्मर्स के फील्ड पे सिर्फ बायो पेस्टिसाइड की लगाई तो उसमें देखा हमारी 10% ट्रायल फेल हो गई।
हमें जो कंट्रोल मिलना चाहिए था डिजीज का या इंसेक्ट का, वो मिला ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने एनालिसिस किया कि ऐसा क्या कारण है। 500 ट्रायल, डोज बराबर है, पानी की मात्रा बराबर है, खेत बराबर है, इंसेक्ट बराबर है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि 10% ट्रायल हमारी फेल हो गई। तो उसमें हमने खोजा कि जो बायोपेस्टिसाइड है इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मॉइस्चर का। यदि आप जब बायोपेस्टिसाइड को खेत के अंदर डाल रहे हो, यदि वो ड्राई है वेदर, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो आपका उत्तम क्वालिटी का बायोपेस्टिसाइड है, नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर जहाँ रेन फेड एरिया है, जिसको कहते हैं मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ इसके रिजल्ट में उतार चढ़ाव आता है। इसलिए हमारे जो किसान भाई है वो थोड़ा सा ट्रस्ट बोलिए, विश्वास बोलिए, कम करते हैं। एक कमी तो नहीं कहूँगा, बट हमारे किसानों को भी जागरूक करना पड़ेगा। ये जो लैब इस्टेब्लिश की गई है, इस लैब का क्या विजन है? ये बायो विंग जो है इसका, वो किस तरह से मार्केट में या किस तरह से किसानों के लिए कुछ नया करने जा रही है? बायोपेस्टिसाइड के अंदर भी एक ही बायोपेस्टिसाइड है, लेकिन उसमें स्ट्रेन होते हैं अलग अलग। तो उसी स्ट्रेन को हम ये एक्सप्लोर करेंगे अपनी लैब के अंदर कि सबसे अच्छा इफिकेसी में कौन सा स्ट्रेन है, उसको डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर एक बायोपेस्टिसाइड का जो और अभी बोटलनेक है कि इसमें के अंदर सेल्फ लाइफ 12 महीने से ऊपर नहीं है। तो इसीलिए कॉमर्शलाइजेशन करने में कोई भी इंडस्ट्री या स्टार्टअप आता है तो कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसकी सेल्फ लाइफ की 12 महीने है, तो किसान के लिए वो एक बच जाता है, तो उसको नेक्स्ट सीजन में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमारा यहाँ जहाँ रिसर्च होगा, जो अनुसंधान होगा, हम ऐसी बायोपेस्टिसाइड की फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे जिनकी सेल्फ लाइफ 2 साल होगी, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो बायोपेस्टिसाइड है वो केमिकल पेस्टिसाइड से सेल्फ लाइफ के मामले में और एफिकेसी के मामले में बराबर होगा या बेहतर होगा। अभी मार्केट में अभी आप तुरंत एकदम से कितने प्रोडक्ट जो हैं बायो प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लान है? बायोपेस्टिसाइड की एक विंग तैयार की, एक डिवीज़न बनाया, और हम अभी 5 तारीख में 5 से लेके 11 तारीख तक महाबलीपुरम में हमारा चेयरमैन क्लब का प्रोग्राम है। वहाँ पे हमारे पूरी इंडिया से 200 प्रतिष्ठित जो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वो आएंगे, और हम 6 बायोपेस्टिसाइड प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या बात है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि बायोपेस्टिसाइड के साथ क्या कुछ और भी एडवांसमेंट है इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में, ताकि जो फूड सेफ्टी की बात है उसको 100% एंश्योर किया जा सके? रिसर्च है, रोज़ नए नए इन्वेंशन होते हैं, नई नई रिसर्च होती है। तो इसी रिसर्च में एक हम लोग जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो बायोपेस्टिसाइड का एडवांस वर्जन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम लोगों ने, ये क्या होते हैं? ये जो आप समझिए कि जो बायोपेस्टिसाइड है, जैसे एक फंजाई है, तो उससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स 15-20 एक्सक्रीट होते हैं, निकलते हैं। तो उनमें से हमें ये पहचानना है कि इस 20 में से सबसे बेस्ट कौन सा है। उस बेस्ट को लेके चलेंगे, उसको फर्मेंटेशन के द्वारा बनाएंगे, उसको फिर इफिकेसी टेस्ट करेंगे, उसकी स्टेबल फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे और मार्केट के अंदर लाएंगे। वो इस तरह का है कि फ्यूचर में जो प्रयोग होगा, जो आज की रिसर्च के और मार्केट डेटा बोलते हैं कि 25 साल बाद ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्रीज होंगे, और ये 100% एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ है। मतलब जो अनुसंधान है वो लगातार जारी है, और उसकी जो संभावनाएं हैं वो किस तरफ हैं, वो डॉक्टर अजीत सिंह तोमर ने वो बताने की कोशिश की कि एक समय वो भी होगा 10, 15, 20 साल बाद, जब आपको बायोपेस्टिसाइड या फिर बायो खाद उनकी बहुत ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक इंजेक्शन भर या बहुत छोटी सी डोज जो है उसकी वो पर एकड़ बहुत काफ़ी होगी, और उससे आप अपने पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर है उसको मैनेज कर पाएंगे। ये जो लैब है, ये जो इनिशिएटिव है, यहाँ पर जो रिसर्चर हैं बाकी उनसे भी हम बात करेंगे कि वो डॉक्टर साहब का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनका जो सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो अपने किस किस फ्रंट को उन्होंने संभाल रखा है, उनका परिचय भी लेंगे। यहाँ जो ये बायो विंग है, यहाँ पर जो रिसर्चर हैं,
कैसे पूरी की पूरी फूड सिक्योरिटी को और ज़्यादा सेफ किया जा सकता है, 100% सेफ किया जा सकता है, उसके लिए जो रिसर्चर हैं हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सर, मैं डॉक्टर दीपिका सक्सेना, मैं पीएचडी हूँ प्लांट पैथोलॉजी में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से, और यहाँ पर मैं बायो पेस्टिसाइड लैब में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च का काम करती हूँ। सर, मैंने मास्टर्स किया प्लांट पैथोलॉजी से फ्रॉम जीपी पंतनगर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बायोएस लैब में काम करा। बिल्कुल जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अरुण गर्ग है। मैंने अपना एमएससी किया है इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर से। मेरा जो 9 साल का एक्सपीरियंस है वो बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र फील्ड्स में है। मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में इन प्रोडक्ट्स पे वर्क किया है। यहाँ पर मैं जो अपना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है वो अभी मैं जो हमारा नया लैब सेटअप हुआ है उसके अंदर मैं अपना फुली इनपुट प्रोवाइड करूँगा, जिसमें जितने भी जैसे शॉर्ट टर्म के हमारे शेल्फ लाइफ जो रिड्यूसिंग है तो हम उनको बढ़ाएंगे, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं पुट अप करके जितना जल्दी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे वो इंडस्ट्री जो उस प्रोडक्ट पे मैं काम करने वाला हूँ इन द फील्ड ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ और साथी हैं, रिसर्चर हैं जी। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर साधना चौहान है। मैं पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से हूँ, जो कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय और हरित क्रांति की जननी है। मैं यहाँ पर बॉटनिकल लैबोरेटरी में काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी लेस नोन इकोनॉमिकली और जो मेडिसिनली ज़रूरी हमारे पास पौधे हैं हम उन पे स्टडी करेंगे, और ऑल्सो जो पहले से चले आ रहे ट्रेडिशनली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे भी हम थोड़ा और काम करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शैली जवेरिया है। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ, और मैं पिछले 7 सालों से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत थी। मैंने धानुका को ज्वाइन किया है और मैं यहाँ पर बोटानिकल लेबोरेटरी में कार्यरत हूँ, जहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सूक्ष्म जीवों के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर काम हो रहा है। माई सेल्फ चन्ना बसवा, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस रायचूर एंड एमएससी इन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी फ्रॉम आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात से हूँ, एंड आई एम हियर हैंडलिंग इंसेक्ट रेयरिंग लेबोरेटरी सर। यस, बिल्कुल, मतलब यही चेंज मेकर हैं जो भविष्य की खेती के लिए आप देखेंगे कि किस तरह से खेती वो बदल जाएगी। और आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे जो मिट्टी है आपके खेत का और आपकी खेत में जाने वाला जो पानी है वो शुद्ध होना चाहिए, वो खेती के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर ये जो मशीन है और इसकी हैंडलिंग जो है वो डॉक्टर साहब का इसके बारे में भी आप हमें बताइए कि मिट्टी और पानी की जांच कितनी ज़रूरी है और किस तरह से सर ये AAS है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इससे क्या होता है सर, हमारे फार्मर्स को ओनली NPK का ही नॉलेज होता है, तो हमारे फार्मर ज़्यादातर नाइट्रोजन और DAP का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी सॉइल में क्या है, अभी जिंक एंड आयरन कॉपर की डिफिशिएंसी होने के कारण हमारी फसल में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आ रही है, तो किसानों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इससे क्या है सर, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक कॉपर आयरन मैग्नीज एंड डिफरेंट मेटल क्रोमियम लेड आर्सेनिक ये सर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है, हेलो कैथोड लैंप होती हैं, उसके थ्रू हम इसमें सैंपल को रन करते हैं। तो सैंपल इसमें सर हम फ्लेम जलाते हैं, तो फ्लेम पे डिटेक्ट होके ये हमको बताता है कि किस लैंप पे कि कौन सा हमारे सोइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी कंसंट्रेशन में है। और सर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हमारा pH है। इससे सर क्या है, हम ये पानी के लिए जी सर, पानी एंड सॉइल दोनों का हम pH मेजर करते हैं। इससे क्या है सर, इससे जैसे pH से हमारी एल्कलाइनिटी सॉइल अगर ज़्यादा हो जाती है, एल्कलाइन मीन्स मतलब मोर देन 8.5, तो हमारी फसल जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। जैसे कि हमारी बेसिकली सॉइल के लिए 5.4 से एंड 6.5 तक pH की ज़रूरत होती है। तो सर हम इससे मेजर करते हैं और फार्मर को बताते हैं कि कितना pH लेवल होना चाहिए। खेत की जो मिट्टी है, खेत का पानी है, उसको पूरी तरह से जांचने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, वो किसान को देना, और उसके बाद में वहाँ पर उसके लिए क्या ज़रूरत है वो एप्लीकेशन
उसके लिए लिखना, और उसे किसान अगर अपने खेत में अप्लाई करता है तो वो अपनी खेती को वो पूरी तरह से एक सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो ये एक पूरी कहानी है कि किस तरह से हम अपनी खेती को एक साइंटिफिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम उसे अपनी उस वैज्ञानिक कसौटी पर कस सकते हैं, ताकि हम ये निश्चित रहें, सुनिश्चित रहें, अवेयर रहें, जागते रहें, सजग रहें, और हमारे जो आसपास किसान हैं उनको भी सजग करते रहें, जगाते रहें कि आप स्मार्ट बनिए, और अगर खेती करनी है तो वो भी स्मार्ट खेती करिए।